आपकी आत्मा काम जाती है ये सोच के कि ऐसे भी लोग हैं समाज में, ऐसे खूंखार क्रिमिनल्स हैं समाज में जो शादी करके किसी और घर में आते हैं और शादी करने के बाद उनके दो ही पर्पस रह जाते हैं, दो ही टारगेट्स रह जाते हैं। नंबर 1 टारगेट की पूरे के पूरे फैमिली को वो अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। नंबर 2 टारगेट वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे किसी का मर्डर भी करना पड़े। आज की कहानी ऐसी एक इंसान की है, ऐसी एक महिला की है जिसका नाम जॉली अम्मा जोसेफ है। लोग जिसको जॉली जोसेफ के नाम से जानते हैं। आज की डेट में लोग जॉली जोसेफ को सीरियल साइनाइड किलर के नाम से जानते हैं। जॉली जोसेफ के आप जितने भी फोटोग्राफ्स देखोगे, आपको किसी भी फोटोग्राफ को देख के ऐसा लगेगा नहीं कि ये क्रिमिनल है या ये मर्डरर है। हर एक फोटोग्राफ को यही देख के लगता है कि ये बहुत अच्छे परिवार से आती है, बहुत सभ्य परिवार से आती है। या तो ये हाउसवाइफ होगी या तो ये वर्किंग लेडी होगी। अक्टूबर 2019 के बाद सच्चाई की परतें जब धीरे धीरे खुलने लगी थी, लोगों को भी डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लगा था। इनफैक्ट जो लोग जानते थे वो लोग तो जानते थे, लेकिन अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। जॉली जोसेफ के अपीयरेंस को देख करके जॉली जोसेफ जिस तरीके से लोगों से मिलती जुलती थी, चर्च जाती थी, किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि जॉली जोसेफ ऐसा कुछ कर सकती थी। इनफैक्ट काफी लोगों को तो ये लगता था कि जॉली जोसेफ को फंसाया जा रहा है। जॉली जोसेफ जिस परिवार में शादी करके आई थी, उस परिवार को कंट्रोल करने के लिए उसने कई सारे झूठ बोले थे। ये डर या ये इनसिक्योरिटी के, उसके झूठ के बारे में, उसके फैलाए हुए ड्रामा के बारे में लोगों को पता न चले, इस वजह से उसने एक एक करके परिवार के ऑलमोस्ट सब लोगों को मार दिया। सबसे पहले उसने अपनी सास को मारा, उसके बाद उसने अपने ससुर को मारा, उसके बाद उसने अपने पति को मारा, पति के बाद उसने पड़ोस में रहने वाले अपने रिश्तेदार को मार दिया, जिस रिश्तेदार की वजह से उसकी शादी हुई थी इस घर में। रिश्तेदार को मारने के बाद जॉली की नजर अपने पति के कजन पे थी, जो फाइनेंशियली स्टेबल था, जिसके पास एक बहुत अच्छी जॉब थी। जॉली अब उससे शादी करना चाहती थी, तो उस इंसान से शादी करने के लिए जॉली ने उसकी बीवी से दोस्ती की, उसकी बीवी को मार दिया। जॉली ने उसकी 2 साल की बेटी तक को नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। ये सारी की सारी डेथ साइनाइड किलिंग्स के नाम से जानी जाती है। सब लोग की जब डेथ हुई उससे पहले वो कुछ ना कुछ खा रहे थे, या तो पी रहे थे, या तो वो खाना खा रहे थे, या वो सूप पी रहे थे, या वो ड्रिंक ले रहे थे, या वो कैप्सूल ले रहे थे। हर एक चीज में जॉली चुपचाप साइनाइड मिलाती थी। इस परिवार में पहली 2 मौतें जो हुई थी, मतलब जॉली की सास और जॉली का ससुर, वो दोनों मौतों में जॉली पे कोई शक नहीं किया, चुपचाप डेथ हो गई। जॉली ने अलार्म रेज किया क्योंकि जॉली खाना बना के खिलाती थी, और हार्ट अटैक के नाम पे, कार्डियक अरेस्ट के नाम पे केस क्लोज हो गया। केस क्लोज होने के बाद बॉडीज को दफना दिया गया। इनफैक्ट सारी की सारी जो डेथ्स हुई हैं, सब बॉडीज को दफना दिया गया था। थर्ड डेथ, इसके हस्बैंड की डेथ के बाद जो है शक की सुई घर में घूमने लगी थी। अब जब तक ये शक यकीन में बदलता, तब तक 4 डेथ्स और हो गई। कुल मिलाकर 6 डेथ्स हुई। बट काश ये मौतें इतनी होती, सिर्फ 6 मौतें हुई होती फैमिली में। ये डेथ्स के जब राज खुले थे तो इसके बाद पता लगा था कि जॉली ने फैमिली के बाहर भी कुछ और मर्डर्स किए थे। उन अननेचुरल मर्डर्स में भी जॉली का हाथ बताया जाता है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी केरल की है। जॉली अम्मा जोसेफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के कट्टपन्ना गांव की रहने वाली थी। इसके डैड काफी वेल्दी एग्रीकल्चर बिजनेसमैन थे। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि बचपन में पढ़ाई में अच्छी थी। जॉली पहली लड़की थी वो परिवार की जो कॉलेज में गई थी, और उस वजह से इसके डैड ने इसको दूसरी सिटी में मास्टर्स करने के लिए भेजा था। जिस कॉलेज में गई थी वो कॉलेज में इसे पढ़ाई पूरी नहीं की, दूसरे किसी यूनिवर्सिटी का इसने फेक सर्टिफिकेट बनाया था। जब ये मास्टर्स करने गई है तो चाहे वो झूठ बोलने की आदत थी, चाहे वो छोटी मोटी चोरियां करने की आदत थी, लोगों के साथ छोटा मोटा फ्रॉड करने की आदत थी। घर से निकल के जब ये मास्टर्स करने गई थी, वहां पे इसको ये सब आदतें लग गई थी। उसके बाद ये घर वापस आ जाती है। घर वापस आने के बाद हुआ ये था कि 1997 में जॉली और इसके परिवार के रिलेशन में एक है मंजाडिल मैथ्यू। तो मंजाडिल मैथ्यू जो है वो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के कुडाथाई गांव में रहते हैं। उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी थी। उस हाउस वार्मिंग पार्टी में जॉली और जॉली की पूरे फैमिली को इनवाइट किया गया था। उसी हाउस वार्मिंग पार्टी में कुडाथाई की एक और रिस्पेक्टेड फैमिली थी, पुन्नमट्टम फैमिली। तो पुन्नमट्टम फैमिली भी वहां पे इनवाइटेड थी। और पुन्नमट्टम फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था रॉय थॉमस। अब मैं पुन्नमट्टम फैमिली के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वो भी मंजाडिल मैथ्यू के रिलेशन में ही थे। पुन्नमट्टम फैमिली के जो हेड थे वो थे टॉम थॉमस। टॉम थॉमस एजुकेशन फील्ड से थे, पहले टीचर थे। रिटायरमेंट से पहले वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर थे। उनकी वाइफ थी अन्नमा थॉमस। अन्नमा थॉमस भी टीचर थी, एजुकेशन फील्ड में ही थी। उनका बेटा था रॉय थॉमस, जो बाद में जॉली का हस्बैंड बना। रॉय थॉमस की 2 छोटे भाई बहन थे, रोजो थॉमस और रेंजी थॉमस। रेंजी थॉमस बहन है और रोजो थॉमस भाई है। अन्नमा थॉमस का भाई है मंजाडिल मैथ्यू, एंड मंजाडिल मैथ्यू इज आल्सो रिलेटेड टू द जॉली जोसेफ फैमिली। व्हेन जॉली जोसेफ एंड रॉय थॉमस मीट इन द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑफ मंजाडिल मैथ्यू, तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। रॉय थॉमस था हैदराबाद में, कोई जॉब कर रहा
रहा था। तो इन दोनों ने काफी देर बात की, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते, इन दोनों ने घर में शादी की बात की। तो इस शादी को लेकर के मंजाडेल मैथ्यू कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे और टॉम थॉमस वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे इस शादी में। रीजन दोनों के अलग अलग थे। टॉम थॉमस को लगता था कि कहीं ना कहीं सब लोग रिलेशन में है तो रिलेशन में शादी नहीं करनी चाहिए, और मंजाडेल मैथ्यू को मालूम था कि रॉय थॉमस जॉब कर रहा है हैदराबाद में, बट देन ही डजंट हैव अ वेरी स्टेबल जॉब। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंडिपेंडेंट, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जॉली जो कि हमेशा से ही जिद्दी थी, जो चाहिए वो चाहिए, वो किसी भी तरीके से उसको पाना है, चाहे झूठ बोल के, ड्रामा करके, कुछ भी करके उसको पाना होता था। तो उसने जिद की, तो फाइनली ये शादी हुई। तो 1997 में ये लोग मिले थे हाउस वार्मिंग पार्टी में। 1998 में इन दोनों ने शादी की। जॉली फिर पुन्नमट्टम फैमिली में शिफ्ट कर जाते हैं। फिर से बता देता हूँ, पुन्नमट्टम फैमिली केरल के कोरिकोड डिस्ट्रिक्ट में एक कूडाथाई विलेज है, बहुत साइलेंट, बड़ा प्यारा सा विलेज है। वहां पे पुन्नमट्टम फैमिली रहती है। बहुत वेल रिस्पेक्टेड फैमिली थी, सारे के सारे एजुकेटेड। इनफैक्ट मैंने आपको टॉम थॉमस और अन्नमा थॉमस के बारे में बताया। उनकी डॉटर जो रेंजी थॉमस है वो भी टीचर ही है। वो आज की डेट में शी इज सेटल्ड इन कोलंबो, श्रीलंका। रोजो थॉमस इज सेटल्ड इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जॉली शादी करके घर में रहने लगती है। अगर शुरुआत देखी जाए, जब ये घर आई थी तो घर में बहुत अच्छे से रहने लगी, घर के सारे काम संभालने लगी, सब कुछ करने लगी। लेकिन शादी होने के कुछ ही टाइम बाद इसको पता लगा कि इसके हस्बैंड के पास एक स्टेबल जॉब नहीं है, क्योंकि शादी से पहले उसे पता था कि रॉय थॉमस हैदराबाद में जॉब करता है। लेकिन शादी के कुछ ही टाइम के बाद फिर रॉय थॉमस ने हैदराबाद जाना बंद कर दिया। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वो घर में ही बिताता था। जॉली के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि मेरे पति के पास नौकरी तो है ही नहीं, तो पैसे का क्या करेंगे, कैसे आएंगे पैसे। अब अन्नमा थॉमस, बिकॉज एवरीबडी इन द फैमिली वाज एजुकेटेड, दे वर इन द एजुकेशन फील्ड, दे वर ऑल अर्निंग देयर मनी, देयर इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट्स, मनी एंड एवरीथिंग। अन्नमा थॉमस, रॉय's mother, being an independent woman, being a progressive woman, she wanted जॉली जोसेफ to work. सोसाइटी के हिसाब से जॉली जोसेफ के पास मास्टर्स की डिग्री थी, जो कि फेक थी, लेकिन उसके पास मास्टर्स की डिग्री थी। तो मास्टर्स की डिग्री थी तो वो आराम से किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब भी ले सकती है। तो अन्नमा चाहती थी कि उसकी बहू जॉली जो है वो घर में ये सब, घर के ये सफाई बर्तन के चक्करों में ना पड़े, बाहर जाए, जॉब करे, अपने पैसे कमाए, खुद भी खुश रहे और अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करे जब तक वो ढंग से कुछ सेटल नहीं हो जाता है। अब यहाँ से जॉली की प्रॉब्लम शुरू हो जाती, क्योंकि वो जॉब ले तो कैसे ले, वो एक अच्छी जॉब नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास फेक डिग्री है। झूठ वो फैला रही थी, वो तो नहीं बताना चाहती थी किसी को। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब एक इनसिक्योरिटी, एक ईगो, कि जो जैसे मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया मैं वैसे ही चाहता हूँ लोग मुझे एक्सेप्ट करें। इनफैक्ट सोसाइटी में, आगे पीछे कॉलोनी में लोग इसको बहुत मानते थे। ये सबसे मिलती जुलती थी, घर का पूरा ख्याल रखती थी, चर्च जाती थी, संडे मास होता है चर्च में, वहां पे जाती थी। बड़े अच्छे से सब लोग इसको मानते थे। इनफैक्ट वहीं तभी मैं आपको पहले कह रहा था कि अगर आप इसके फोटोग्राफ्स को देखोगे, आपको किसी भी फोटोग्राफ को देख देख के लगता नहीं है कि ये क्रिमिनल हो सकता है ऐसा इंसान। अब जॉली के लिए यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती कि वो अपने झूठ को कैसे सस्टेन करे, कैसे लोगों को विश्वास दिलाए कि जो वो कह रही है वो सही कह रही है। तो उसने अपनी सास को, अपनी फैमिली को बोल दिया कि उसको जॉब मिल गई है कोट्टयम कॉलेज में एज गेस्ट लेक्चरर। लेकिन क्योंकि कोट्टयम कॉलेज वहां से काफी दूर था, जॉली ने एक और स्टोरी ये बुनी कि मुझे काफी दूर जाना पड़ेगा, इसलिए डेली अप डाउन करना पॉसिबल नहीं है। कॉलेज में ही मेरे को रहने के लिए घर भी मिल रहा है, तो मैं वहीं रहूंगी और वीकेंड्स पे घर आया करूंगी, सैटरडे संडे घर आया करूंगी। तो लोगों ने मान लिया, लोग काफी खुश थे। एज पर हर कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, शी यूज्ड टू गो टू कोट्टयम कॉलेज, शी यूज्ड टू स्पेंड द होल वीक देयर इन कोट्टयम कॉलेज एंड ऑन वीकेंड्स शी यूज्ड टू कम बैक होम। तो ऐसे करते हुए ये 2002 की बात है। 2002 में ओनम फेस्टिवल था और ओनम काफी बड़ा त्योहार होता है। अन्नमा थॉमस जो है, क्योंकि घर की हेड वही थी, माँ थी सबकी, तो घर की हेड वही थी और काफी बड़ा परिवार था। अन्नमा थॉमस ने गेट टुगेदर रखा था घर में। वो गेट टुगेदर में काफी लोग इनवाइटेड थे और जॉली की फैमिली भी इनवाइटेड थी। यहाँ जॉली को प्रॉब्लम हो जाती कि अगर उसके परिवार वाले आ जाते हैं, उसके मम्मा पापा भाई बहन आ जाते हैं, तो ये अन्नमा थॉमस जो है, इनकी सासू माँ, वो सबको बता देगी कि मेरी बहू अब जॉब कर रही है कोट्टयम कॉलेज में। तो अब इसको ये टेंशन, इसको ये इनसिक्योरिटी सताने लगी कि मेरा भांडा फूट जाएगा, मेरे लोगों को पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो बस ये फिर मौका ढूंढ रही थी कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करे। तो फिर इसने ओनम फेस्टिवल के दौरान ही, काफी हलचल थी घर में, लोग आ रहे थे जा रहे थे, मटन सूप बना के दिया था अपनी सासू माँ को और वो मटन सूप में थोड़ा सा सायराइन मिला दिया था। अन्नमा थॉमस ने जैसे वो पिया तो उनको अटैक आया और जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, उनके उस टाइम आसपास कोई नहीं था, जॉली ही थी और जॉली ने अलार्म रेज किया। 22 अगस्त 2002 की बात है जब ये हादसा हुआ था और अन्नमा थॉमस गुजर गई थी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। अब इसमें होता क्या कि जैसे डेथ हो जाती है तो उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, बॉडी का इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर उसकी फैमिली को किसी पे डाउट है ही नहीं, उनको मालूम है कि कोई मतलब अननेचुरल डेथ नहीं है या कोई सस्पिशन नहीं है डेथ के पीछे, नेचुरल डेथ है, उनकी तबीयत खराब थी, कुछ हो गया और वो चल बसी, कार्डियक अरेस्ट हुआ या हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसे केस में ये लोग क्या करते हैं, ये फिर पुलिस केस को क्लोज कर देती है। अगर जरूरत नहीं है तो हम जबरदस्ती क्यों ऑटोप्सी कराए और बॉडी को पूरा काट के चेक करें, तो इसलिए बॉडी को दफना दिया गया। बाद में इसने कन्फेस किया था। इनफैक्ट होता क्या कि जो पुलिस
पुलिस की कन्फेशंस होते हैं, आप सब जानते होंगे, कोर्ट में वो कन्फेशंस काम नहीं आते हैं। पुलिस के सामने इसने कन्फेस किया था कि जब अन्नामा थॉमस की डेथ हुई थी उससे 5-6 दिन पहले, मतलब डेथ के 5-6 दिन के अंदर पीछे 2 बार ये पहले ट्राई कर चुकी थी अन्नामा को साइनाइड देने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से अन्नामा बच गई थी 2 बार, तीसरी बार नहीं बच पाई। पहली मौत थी इस घर में 2002 अगस्त में। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब क्योंकि माँ घर में नहीं थी, ये अपने तरीके से घर को संभाल रही थी। रॉय थॉमस का काम बहुत अच्छा चल नहीं रहा था, वो कभी घर के बाहर होता था, अक्सर घर के अंदर ही रहता था क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड था, काम नहीं था उसके पास ज्यादा, थोड़ा दारू वारू पीना ये सब चल रहा था उसका। जॉली जोसेफ ने पूरे घर को बड़े अच्छे से संभाल लिया था उसके लिए, क्योंकि एक आइडल सिचुएशन था कि छोटी बहन जो है रॉय की वो भी बाहर है, छोटा भाई जो है वो भी बाहर है, घर में बचा कौन, उसका हस्बैंड है और घर में उसके ससुर हैं टॉम थॉमस। उसके लिए एक आइडल सिचुएशन था। वो बड़े शांति से, बहुत अच्छे से, सेटिस्फाइड तरीके से वो अपने घर को चला रही, सब चल रहा था घर में। अब ये देखिए ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे क्रिमिनल्स को समझना कितना मुश्किल है, क्योंकि एक साइड इतना सॉफ्ट, इतना काइंड, इतना जेंटल, इतना वेल प्रेजेंटेबल होता है कि आप विश्वास ही नहीं कर पाते कि ऐसा इंसान क्रिमिनल हो सकता है। क्योंकि अब जब माँ नहीं रही तो घर का सारा काम जॉली संभाल रही थी, तो ससुर का ख्याल रखना, उनका खाना, उनकी दवाइयाँ, हर एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। और जो इसने एक पुरानी स्टोरी बना के रखी थी कि ये नौकरी करने जाती है, वो भी इसका चल रहा था। बस इसमें बदल ये गया था कि अभी तक ये कोट्टयम कॉलेज जाती थी जहाँ पे 1 हफ्ता इसको रहना पड़ता था। अब जॉली जोसेफ ने एक नया झूठ छोड़ दिया था अपनी फैमिली में कि ये सिर्फ फैमिली में नहीं, अपने पूरे नेबरहुड में, कि इसकी NIT में लेक्चरर की जॉब लग गई है। NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, जो एक प्रीमियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिकोड में। तो वहां पे इनको लेक्चरर की जॉब मिल गई, जो बहुत बड़ी बात थी सबके लिए कि अरे वाह कितनी बड़ी जॉब मिल गई। कोट्टयम के लिए तो ये हफ्ते भर बाहर रहती थी, लेकिन NIT के लिए बाहर नहीं रहती थी। NIT के लिए घर आ गई थी और डेली जाती थी, डेली आती थी। और ये सब करने के साथ साथ ये अपने हस्बैंड का, फादर इन लॉ का पूरा ख्याल रखती थी। उसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी जब ख्याल रखती थी। इसके फादर इन लॉ इससे इतना इम्प्रेस थे, टॉम थॉमस, इतना अच्छा लग रहा था कि बहू ने सारा घर संभाल लिया, सारा काम संभाल लिया, कि उन्होंने इसको पैसे दिए कि तुम मेरे से पैसे लो, तुम अपने लिए गाड़ी खरीदो, तुमको अब वैसे बसेस में और यहाँ वहाँ इस तरीके से धक्के खाने की जरूरत नहीं, प्लीज परचेज अ कार। जॉली के लिए बहुत बड़ी बात थी, जॉली को तो मतलब बैठे बैठे सब कुछ मिल गया। तो जॉली ने शायद होंडा सिटी खरीदी थी, क्योंकि इसको कार नहीं चलानी आती थी। तो उससे पहले इसने अपने ससुर के कहने पे कार चलाना सीखी, ड्राइविंग लाइसेंस लिए, और उसके बाद होंडा सिटी खरीदी, और फिर ये सो कॉल्ड NIT डेली जाती आती थी, और NIT का इसने कार तक बनवा लिया था। अब इसमें पॉइंट आता है कि ये सब चीजें हो कहां से रही थी। मतलब साइनाइड था इसके पास, कोट्टयम का जॉब दिखा रही है, NIT का जॉब दिखा रही है, तो मतलब जॉब नहीं है तो NIT का कार्ड दिखा रही है। अब पीछे मैं ले चलता हूँ, जब मैंने कहा था कि हाउस वार्मिंग पार्टी में जब पहली बार ये रॉय थॉमस से मिली थी, या फिर पहली बार पुन्नमट्टम फैमिली से इंट्रोड्यूस हुई थी, जितनी रिसर्च करो उसमें ये समझ आता है कि वहां पे उस गैदरिंग में एक और इंसान था जिसका नाम था मैथ्यू। मतलब मंजाडेल मैथ्यू नहीं, मंजाडेल मैथ्यू तो अन्नामा थॉमस का भाई हुआ और जॉली की फैमिली से रिलेटेड था। मंजाडेल मैथ्यू का एक और रिलेटिव, उसके भाई का बेटा या किसी का बेटा था मंजाडेल मैथ्यू के, उसका नाम भी मैथ्यू था। उस हाउस वार्मिंग पार्टी में, उस गेट टुगेदर में जॉली की मुलाकात मैथ्यू से भी होती है। शादी तो इसे रॉय थॉमस से की, क्योंकि रॉय थॉमस बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली। ये चाहती भी ऐसा ही थी, क्योंकि एम्बिशियस तो काफी थी, बस प्रॉब्लम इसका ये था कि वो एम्बिशंस को पाने के लिए ये शी नेवर वांटेड टू वर्क हार्ड, शी नेवर वांटेड टू वर्क ऑनेस्टली। वो बस इसको शॉर्टकट से, धोखे से, झूठ से बस सब कुछ इसको करना था लाइफ में। तो इसको लगा कि रॉय थॉमस की फैमिली में तो मुझे ये सब मिल जाएगा, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद इसको अपने पति से नहीं मिलती। ये भी कह सकते हैं कि इसको एक आदत बन चुकी थी, कोई ना कोई साइड बॉय होना चाहिए था, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नहीं, उसके अलावा भी काफी सारी हेल्प के लिए कोई ना कोई साइड बॉय इसके पास हमेशा रहा। तो मैथ्यू इसका फ्रेंड बन गया था, और ये बात रॉय थॉमस को पता थी कि मैथ्यू मंजाडेल मैथ्यू का रिलेटिव है और वो मेरी बीवी का फ्रेंड है। और ये बात मंजाडेल मैथ्यू को भी पता थी कि मैथ्यू अक्सर जो है जॉली जोसेफ से मिलता है। ये जब केस पूरा खुला था, मैथ्यू भी उस टाइम अरेस्ट हुआ था। तो मैथ्यू जो है कुछ टाइम पहले वो ज्वेलरी स्टोर में काम कर चुका था। एक और है प्राजू कुमार। तो मैथ्यू ने अपने दोस्त प्राजू कुमार से साइनाइड लिया था। प्राजू कुमार उस टाइम ज्वेलरी स्टोर में काम कर रहा था। ज्वेलरी स्टोर में मतलब वो टेक्नीशियन था, गोल्ड को रगड़ना, येलो मेटल निकालना, वो सब काम जो होते थे, इसलिए साइनाइड का उसके पास डायरेक्ट एक्सेस था। क्या बोल के जॉली जोसेफ ने इससे साइनाइड मांगा मैथ्यू से, और जब पकड़ा गया था मैथ्यू ने बोला था कि वो नहीं जानता था जॉली जोसेफ लोगों को मारने के लिए साइनाइड ले रही। जॉली ने तो मुझे ये बताया था कि वो घर के आसपास रात को कुछ कुत्ते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो उसको साइनाइड चाहिए, तो मैंने उसको साइनाइड लेके दिया था। अब साइनाइड आप ऐसे लेके नहीं दे सकते, आपको ज्वेलरी स्टोर वाला साइनाइड तो नहीं देगा, पॉइजनस सब्सटेंस है। लेकिन इसका बाद में पता लगा था कि इसने प्राजू को लोकल बार में ले जा करके दारू वारू पिलाई थी और 4000 रुपए दिए थे, और कुछ बातें करके इसने उससे साइनाइड मांग लिया था, और उसने थोड़ा सा साइनाइड इसको दे दिया। प्राजू ने मैथ्यू को दिया था और मैथ्यू ने ये साइनाइड जॉली को दे दिया था। तो इस तरीके से जॉली जो है साइनाइड यूज कर रही थी घर में। अब जैसे मैंने कहा कि घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, इसके ससुर उससे काफी इंप्रेस थे, घर में से सब कुछ संभाल लिया था, पति को भी संभाल रही थी, वो कुछ खास काम नहीं कर रहा था, लेकिन
वो उसको भी संभाल रही थी, अपने फादर इन लॉ को संभाल रही थी। स्पीच हुआ ऐसा था, टॉम थॉमस चाहते थे, क्योंकि वो बीमार थे, उनको लग रहा था कि तबीयत अच्छी नहीं रहती है, एज हो गई थी, इनफैक्ट वाइफ के जाने से और ज्यादा सैड हो गए थे वो, तो वो चाहते थे अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो हट जाएं जल्दी से जल्दी, अपने बच्चों को दे जो जो देना है, चाहे वो रॉय को देना है, चाहे वो रोजो को देना है, चाहे वो रेंजी को देना है। तो उन्होंने प्लान बनाया था कि वो पहले रेंजी से मिलने जाएंगे कोलंबो, वहां बैठेंगे कुछ दिन अपनी बेटी के पास, और उसके बाद वहां से वो निकलेंगे यूएस अपने बेटे के पास, जिस घर में जॉली रहती थी। एक तो इस घर का छोटा सा पार्ट वो चाहता था रेंजी को देना, एक वो उनके पास प्लॉट था 900 गज का, 900 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट था, जो वो चाहता था वो रोजो को दे। ये बात पहले जॉली को नहीं पता थी। टॉम इतना बोल के कि वो अपनी बेटी से और अपने बेटे से मिलने जा रहा है, वो निकल जाता है। अब जब वो कोलंबो जाता है रेंजी के पास, तो किसी तरीके से जॉली को ये खबर लग गई कि प्रॉपर्टी बढ़ रही है, वो अपने बच्चों में प्रॉपर्टी बांट रहे हैं। तो इसको टेंशन हो गई जॉली को कि मेरा पति काम तो कुछ कर नहीं रहा है, इसका कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं घर का क्या होगा, प्रॉपर्टी को क्या होगा। तो ये वो बर्दाश्त कर नहीं पाई, यहाँ पे वो कैसे हैंडल करे। तो उसने झूठ मूठ नाटक किया, उसने अपने ससुर को फोन किया, टॉम थॉमस को फोन किया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो जानते ही है कि उनका पति जो है वो काम कुछ ज्यादा अच्छा करते नहीं है, वो ज्यादा दारू पीते रहते हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो जॉली चाहती थी कि उनके ससुर टॉम थॉमस घर आ जाए वापस। अब क्योंकि टॉम थॉमस यूएस जाने वाले थे, उसने यूएस का प्लान फिलहाल पोस्टपोन कर दिया कि कुछ टाइम बाद जाऊंगा। वो वापस चले जाते हैं अपने घर पहुंच जाते हैं अपनी बहू के पास, और सब कुछ वैसे ही चलने लगता है। जॉली को लगता था कि उसके पास अब ज्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है। उसने क्या किया, वो हमेशा टॉम थॉमस एक मशरूम के कैप्सूल्स होते थे, वो उनको डेली लेना होता था। एक बार चुपके से उस मशरूम के कैप्सूल में इसने खोल करके साइनाइड मिक्स करके अपने ससुर को दे दिया, और इस तरीके से टॉम थॉमस की डेथ हुई थी। 22 अगस्त 2002 में अन्नमा थॉमस की डेथ हुई थी, और ठीक 6 साल बाद 22 अगस्त 2008 में टॉम थॉमस की डेथ हुई थी। जब अन्नमा थॉमस की डेथ हुई थी तब तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, और हॉस्पिटल जाते जाते उनकी डेथ हुई थी। लेकिन टॉम थॉमस को हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत थी, पर घर में ही थे जब उनकी डेथ हुई थी। और एज यूजुअल अलार्म जो है वो जॉली ने रेज किया। इन्वेस्टिगेशंस हुई, और उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और काफी बीमारियां थी उनको, इसलिए उनको कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई। इनफैक्ट इसमें हुआ ये था, जब इन्वेस्टिगेशंस हुई थी तो इन्वेस्टिगेशंस में पता लगा था जॉली ने एक फेक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के विल का बना लिया था, जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज ने ये दिखाया था कि वो जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी रॉय और जॉली जोसेफ के नाम कर गए। वो जो डॉक्यूमेंट था उसमें जो भी नेसेसरी सिग्नेचर्स होने चाहिए वो सब नहीं थे, लेकिन डॉक्यूमेंट वो सब मिला था इन्वेस्टिगेशंस में। समझ नहीं आया था ये चीज इन दोनों भाई बहनों को, रेंजी को, रोजो को, कि पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई और उसकी वाइफ को दे दे। प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट क्योंकि फेक था, तो प्रॉपर्टी का फ्यूचर में क्या होना था क्या नहीं होना था ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए एवरीथिंग वाज अंडर जॉलीज कंट्रोल। घर की एकदम मालकिन बन गई थी, सब अपने हिसाब से कर रही थी। 2 डेथ्स हो गई थी घर में। कुछ पड़ोसियों को ऐसा लगता था कि उनके चेहरे पे कोई टेंशन है नहीं, वो तो इनफैक्ट ज्यादा सेटिस्फाइड लगती हैं। पहले वो हमेशा कॉलेज जाया करती थी, आजकल तो वो कॉलेज भी कम जा रही है। कुछ लोग जो है वो सिंपैथाइज कर रहे थे, क्योंकि वो जॉली को बहुत पसंद करते थे। उसने इसी तरीके से सोसाइटी में अपनी एक इंप्रेशन बना के रखा था, तो काफी लोग सिंपैथाइज करते थे जॉली के साथ कि तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं घर में जिसकी वजह से ये सब डेथ्स हो रही है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन जॉली वाज हैविंग अ गुड टाइम, एवरीथिंग वाज फाइन। अब इसमें काफी सारे लोगों का घर में आना जाना, काफी सारे रिश्तेदारों का मिलना, ये सब चल रहा था। तो इसमें पुन्नमट्टम परिवार का एक और पड़ोसी था, पड़ोसी नहीं इनफैक्ट रिलेटिव था, शाजू जकारियस। शाजू जकारियस बेसिकली रॉय थॉमस इसके हस्बैंड का कजन था। ही वाज वेल सेटल्ड मैन, उसकी वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे। ही हैड अ स्टेबल जॉब, हिज फाइनेंशियल कंडीशन वाज फार बेटर, उसके पास पैसे वैसे अच्छे होते थे। शाजू के बारे में कई बार बात करती थी, हस्बैंड हो तो ऐसा होना चाहिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, फैमिली को बहुत अच्छे से रखता है। जॉली की नजर शाजू पे काफी पहले से थी। वो कह रहा था कि रॉय वाज ऑलमोस्ट जॉबलेस, और वो दारू वारू काफी पीता था, वो कुछ कर नहीं रहा था। और ये अक्सर मैथ्यू से मिलती थी, जो इसका बॉयफ्रेंड था, जो मैंने आपको बताया था, जो मंजाडिल मैथ्यू का रिलेटिव था। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि रॉय को तो पहले से ही पता था कि मैथ्यूज का दोस्त है, लेकिन अब क्योंकि घर में कोई नहीं था, मालकिन थी, कुछ भी कर सकती थी, तो मैथ्यूज इसका मिलना जुलना ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से रॉय और जॉली में काफी डिस्प्यूट्स हो रहे थे, घर में काफी टेंशन हो रही थी। कहीं ना कहीं जॉली के लिए रॉय एक ऑब्स्टेकल ही था, क्योंकि जॉली का मकसद सिर्फ ये था कि उसको पूरा घर अपने कंट्रोल में चाहिए था, उसको पैसे चाहिए थे, उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी। रॉय उसके लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं कभी। शाजू पे नजर तो उसकी पहले से ही थी, मैथ्यू तो उसका बॉयफ्रेंड था ही। अब वो फ्यूचर में क्या करती वो तो बात की बात है, लेकिन इसको लगा कि अब रॉय की मुझे जरूरत नहीं है। तो एक शाम या रात को रॉय घर आया था, और इसने रात को रॉय को डिनर दिया, चिकपी करी दिया था इसने, मतलब छोले की सब्जी दी थी, खाना वाना दिया था, राइस दिया था, और उसमें चुपके से थोड़ा सा साइनाइड मिला दिया था। एज यूजुअल उसने छोले खाए और उसको अटैक आया, और वो बाथरूम में जाकर के वॉमिट करने गया था, वो वहीं पे रॉय थॉमस गिर जाता है। एज यूजुअल उसने अलार्म रेस किया था, हंगामा किया था, और फिर मंजाडिल मैथ्यू वो आया था, वो हॉस्पिटल लेके गया था इसको, रॉय को, बट देन ही वाज ब्रॉट डेड व्हेन ही रीच्ड द हॉस्पिटल। पहली डेथ माँ की हुई थी 22 अगस्त 2002 को।
टॉम थॉमस, उनकी डेथ हुई थी 22 अगस्त 2008 को, ठीक 6 साल बाद। टॉम थॉमस की डेथ के 3 साल बाद 30 अक्टूबर 2011 को जॉली का हस्बैंड रॉय थॉमस जो है उसकी डेथ हो जाती है। पहले 2 डेथ्स में गैप ज्यादा था, सेकंड और थर्ड डेथ में गैप कम हो गया। अब की बात जब डेथ हुई थी, क्योंकि जब अन्नम्मा की बात है या टॉम थॉमस की बात है, उनकी एज बड़ी थी तो चलो मान लिया गया कि इनको हार्ट अटैक आया होगा, इनको कार्डियक अरेस्ट आया होगा, काफी बीमार थे, काफी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन रॉय के केस में ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी, स्पेशली मंजार्डिल मैथ्यू को। तो उसने पुलिस को बोला था कि आप प्लीज ऑटोप्सी करिए, पोस्टमार्टम करिए बॉडी का और पता करिए कि प्रॉब्लम क्या है। जॉली ने काफी ड्रामा करने की कोशिश की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मंजार्डिल मैथ्यू नहीं माना और वहां से कॉन्स्टेंटली टच में थे रोजो रेंजी, रोजो इसका ब्रदर छोटा वाला जो यूएस में था, और रेंजी कोलंबो में। इन सब ने कहा कि नहीं, हमें ऑटोप्सी तो चाहिए इसकी। रॉय की बॉडी की ऑटोप्सी हुई और ऑटोप्सी होने में पता लग गया कि बॉडी में साइनाइड पाया गया था। वो रिपोर्ट लेकर के पुलिस घर में आती है, लेकिन वो रिपोर्ट सबसे पहले जॉली को ही मिलती है। अब यहाँ पे पुलिस की गलती ये है कि पुलिस को दिख भी रहा है ये। इनफैक्ट जो इसके मेन इन्वेस्टिगेटर रहे केजी साइमन, उन्होंने बोला भी था कि पहले पुलिस ने बहुत सीरियसली काम नहीं किया। इनफैक्ट बहुत सारे क्राइम केसेस में होता है, पुलिस भी आम लोगों की तरह मान लेती है काफी सारी चीजों को, जिसमें काफी सारी डेथ्स का फिर जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, जो भी एविडेंसेस होते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो भी मान लेते हैं कि हाँ ऐसी डेथ होगी। तो ये रिपोर्ट लेकर के घर गए थे और वो सबसे पहले जॉली को ही मिली थी और जॉली से उन्होंने बात की थी इस बारे में कि इनकी बॉडी में साइनाइड मिला है। लेकिन जॉली ने वहां बीइंग अ लेडी ऑफ द हाउस, बीइंग समवन हु इज ऑल अलोन इन द हाउस, सब मर रहे हैं एक एक करके, तो उसने थोड़ा ड्रामा किया, रोई और साथ में ये बोली कि आप लोग जबरदस्ती का पखेड़ा खड़ा कर रहे हो और मेरे हस्बैंड पे बहुत सारा उधार था, वो काम नहीं कर रहा था, वो दारू बहुत पीता था, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे हस्बैंड ने सुसाइड किया है और आप ये साइनाइड की बातें कर रहे। तो पुलिस ने मान लिया कि चलो ठीक है, ये सुसाइड ही होगा। ये पुलिस की बहुत बड़ी गलती है और इसकी बॉडी को भी दफना दिया जाता है एज पर रिचुअल्स। पहले अन्नमा की बॉडी को दफनाया, फिर टॉम की बॉडी को दफनाया, फिर रॉय की बॉडी को दफनाया। लेकिन यहाँ से शक की घंटियां जो है वो शुरू हो जाती है। मंजार्डिल मैथ्यू को भी शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे। रोजो रेंजी क्योंकि डेथ्स हो रही है एक एक के बाद, और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि प्रॉपर्टी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोजो रेंजी को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पापा प्रॉपर्टी का हिस्सा हमको नहीं देंगे, सारे का सारा वो जॉली को और रॉय को देंगे। ये पैरेलल स्टोरी चलती है। रोजो रेंजी ये लोग अपने विलेज कूड़ाथाई में आते हैं, वो अलग अलग ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, वो पता करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, तो उनको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। प्रॉब्लम ये था कि जॉली जोसेफ ने सब लोगों के साथ अच्छे तरीके से बना के रखी थी। इनफैक्ट सब लोग उनको टीचर, मैडम इस तरीके से बोलते थे। झूठे मूठे इसने तो बोल के रखा था कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिकोड में वहां की लेक्चरर है, तो ये बहुत बड़ी बात थी सबके लिए और सबसे रिश्ता भी अच्छा बना के रखा था, तो सब इसको मानते थे। तो इसलिए रोजो और रेंजी को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपनी फाइंडिंग्स के लिए, चाहे वो डेथ्स हो रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो रहा है, तो वो पता करना चाहते, उनको रिस्पॉन्स ठीक से नहीं मिल रहा था। और यहाँ से मंजार्डिल मैथ्यू को भी डाउट हो रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अब तो रॉय भी घर में नहीं था, शी वॉज कम्प्लीटली फ्री, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, शी हैड द होल हाउस, घर में था ही नहीं ये और इसके बच्चों के अलावा। तो मैथ्यू का आना जाना थोड़ा ज्यादा हो गया था। जो इसका बॉयफ्रेंड था मैथ्यू से मिलती थी। मंजार्डिल को भी ये पता था कि मैथ्यू इसका फ्रेंड है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा मिलना हो गया था, तो ये डाउट था कि ये डेथ्स हो क्यों रही हैं। और मंजार्डिल को ये भी प्रॉब्लम थी कि मैथ्यू से इतना ज्यादा ये क्यों मिलती है। मंजार्डिल मैथ्यू वाज अ रिटायर्ड सोल्जर, वो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो वो अक्सर पिया करते थे। नाउ बिकॉज मंजार्डिल मैथ्यू वाज आल्सो रिलेटेड टू जॉली जोसेफ, तो मंजार्डिल मैथ्यू अक्सर जॉली के पास जाता था, पड़ोस में ही रहता था, जॉली के पास जाता था, बात करने की कोशिश कर रहा था किसी तरीके से कि पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि मंजार्डिल मैथ्यू इसके पीछे पड़ गया था, बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था, टॉम के बारे में पूछ रहा था, अन्नमा के बारे में पूछ रहा था, रॉय की डेथ के बारे में जब अलग अलग सवाल पूछ रहा था। तो अब सोचिए मंजार्डिल मैथ्यू अन्नमा थॉमस का भाई है, काफी बड़े हैं वो। मंजार्डिल मैथ्यू और जॉली में करीबन 15 साल का एज गैप था, उसके बावजूद जॉली बीइंग जॉली उसे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं था। तो जॉली ने काफी कोशिश की मंजार्डिल मैथ्यू को खुश करने की। शी ट्राइड कोजिंग अप विद मंजार्डिल मैथ्यू। जॉली इससे एक अलग तरीके से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये उसको अपने कॉन्फिडेंस पे ले सके, लेकिन मंजार्डिल की ऐसी कुछ मंशा तो थी नहीं। उसका मकसद था वो अपनी बहन की डेथ के बारे में पता करे, अपने ब्रदर इन लॉ के डेथ के बारे में पता करे, अपने ब्रदर इन लॉ के बेटे के डेथ के बारे में पता करे। तो जब चीजें बढ़ गई और जॉली का जो पुराना हथियार था, जहां इसको लगता था कि मैं पकड़ी जा सकती हूँ या कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसके पास एक ही सोल्यूशन होता था, मार। जैसे मैंने बताया कि वो ही वाज अ रिटायर्ड सोल्जर, तो उनको पीने की आदत थी। तो एक बार जॉली के साथ बैठे बात कर रहे थे और ड्रिंक्स ले रहे थे, और ड्रिंक्स ऑब्वियसली सर्व जॉली कर रही थी, तो ड्रिंक्स बना भी जॉली रही थी। तो किसी एक ड्रिंक को इसने साइनाइड के साथ स्पाइक करके मंजार्डिल मैथ्यू को दे दिया। ये बात है 24 अप्रैल 2014। अब देखिए, फर्स्ट डेथ होती है अगस्त 2002 में अन्नमा थॉमस की, सेकंड डेथ होती है अगस्त 2008 में, 6 साल का गैप। थर्ड डेथ होती है अक्टूबर 2011 में, रॉय की 3 साल का गैप। अगले 3 साल के बाद अप्रैल 2014 में डेथ होती है मंजार्डिल मैथ्यू की। इसने अलार्म रेस किया, उसको भी अटैक आया था, भी पूरी तरह मरा नहीं। नेबर्स आए, एक तो पड़ोसी जो है वो ऑटो रिक्शा में ले गए थे मंजार्डिल मैथ्यू को हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मंजार्डिल ने अपना दम तोड़ दिया था। जॉली के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं था। जो इसका मकसद था कि घर का पूरा कंट्रोल इसके पास हो, फैमिली को पूरा कंट्रोल
कंट्रोल करना चाहती थी वो तो नहीं कर पाई। ऑब्वियसली वो कंट्रोल पाने के लिए एक एक करके इसको मारना पड़ा, और जो पति की बहन या पति का भाई था वो तो साथ में रहते ही नहीं थे। घर इसके पास था पूरा, और इसने अब प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना लिया था विद प्रॉपर सिग्नेचर्स एंड स्टैम्प एंड एवरीथिंग। अब इसका दूसरा टारगेट था, वो था इसको जो शाजू पड़ोसी, जो रॉय का कजन शाजू जकारियस, उससे इसको शादी करनी थी, जिसपे इसकी नजर काफी पहले से थी। शाजू भी कहीं ना कहीं एक साइलेंट पार्टनर इन क्राइम तो दिखता है इस कहानी में। एक तो इसकी हमेशा से नजर थी शाजू पे कि स्टेबल आदमी है, फाइनेंशियली स्टेबल है, बहुत अच्छी जॉब करता है और सोसाइटी में काफी इज्जत है, तो उस पर काफी नजर थी इसकी। लेकिन अब उससे अगर इसको शादी करनी है तो उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। 24 अप्रैल 2014 को इसने मंजाडेल मैथ्यू को मारा था। फर्स्ट डेथ से आप डेथ्स की लाइन देखोगे, पहले डेथ्स का ड्यूरेशन बढ़ा है, बाद की डेथ्स का ड्यूरेशन कम होता जा रहा है। अब डेथ जो होती है वो होती है एल्फाइन की। एल्फाइन कौन है? शाजू जकारियस की 2 साल की बच्ची। क्या बोला जाए ऐसी औरत के लिए, क्या बोला जाए ऐसे इंसान के लिए। हालांकि शाजू के 2 बच्चे थे, उसका एक बेटा था जो एल्फाइन से बड़ा था, और बेटी सिर्फ 2 साल की थी। इसकी नजर बेटे पे नहीं गई, भगवान ने बचाया, नहीं गई, अच्छी बात है, लेकिन इसकी नजर बेटी पे जरूर गई, बेटे पे नहीं गई। वो बाद में पता चला था जब इससे पूछा गया था कि आपने बेटी को क्यों मारा, क्योंकि इसकी एक और स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो मेजरली रिपोर्ट जो हुआ है और जो केस चल रहा है वो सिर्फ इन्हीं डेथ्स पे चल रहा है। फैमिली के अंदर जो डेथ्स हुई, जो फैमिली के बाहर डेथ्स हुई हैं, जो अननेचुरल डेथ्स हैं, सस्पिशियस मिस्टीरियस डेथ्स हैं, वो बाद में रिपोर्ट हुई थी, क्योंकि जैसे ये फैमिली में डेथ्स हुई थी लोगों को और आगे भी सबको पता चला था। इनफैक्ट ये बहुत फेमस स्टोरी हुई थी। ये नॉट जस्ट केरल, नॉट जस्ट इंडिया, दिस बिकेम अ ग्लोबल स्टोरी। ये ग्लोबल क्राइम स्टोरी थी, मतलब इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से इसको कवर किया अपने अपने तरीके से। जब इससे पूछा गया था कि आपने एल्फाइन को क्यों मारा, तो इसने वहां पुलिस के कन्फेशन में बोला भी था कि लड़कियां जो है वो लाइबिलिटी होती है, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। एक औरत ने ये बात बोली है, एक माँ ने ये बात बोली है। हालांकि इसकी बेटी नहीं थी, इसके 2 बेटे थे। ऐसी इंसान है, क्या बोलेंगे आप ऐसी इंसान के लिए। 1 मई 2014, 24 अप्रैल 2014 को मंजाडेल मैथ्यू को मारा। 5-6 दिन के बाद इसने एल्फाइन के मुंह पे हल्का सा बात करते करते साइनाइड उसके लिप पे लगा दिया था, और वो खा रही थी और उसने वो साइनाइड उसके अंदर चला गया। 2 साल की बच्ची थी, उम्र भी। अब इसका टारगेट था सिली, जो कि शाजू जकारियस की वाइफ है। बेटी के जाने के बाद सिली जो है वो काफी डिप्रेस हो गई थी, काफी परेशान रहती थी। जॉली ने सिली के साथ एक दोस्ती बनाई, ऐसा रिलेशनशिप बनाया, और वो ड्रामा था दोस्ती का। वो दोस्ती के सहारे सिली से मिलती भी रही, और उसी के सहारे वो शाजू से भी उसका मिलना जुलना बढ़ गया। सिली वॉज अ वेरी पोलाइट लेडी। सिली को बहुत अच्छा लगता था जॉली के साथ बात करना, उसको इमोशनल एंकर जैसा दिखता था जॉली के अंदर। जॉली ने वैसा क्रिएट कर लिया था जो हमेशा करती थी, और शाजू से वो मिलती रहती थी। ऐसे करते करते 11 जनवरी 2016 को शाजू जकारियस की अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के पास। सिली के साथ जॉली भी आई थी अपॉइंटमेंट के लिए। इतनी खतरनाक क्रिमिनल, इतनी शातिर क्रिमिनल है। शाजू का अपॉइंटमेंट था, वो अंदर जाता है डेंटिस्ट के पास, ये बाहर बैठी है सिली के साथ। अब सिली क्योंकि बीच में काफी परेशान रहती थी, काफी डिप्रेस रहती थी, तो इसने सिली को प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। टॉम थॉमस मशरूम कैप्सूल्स खाते थे कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से। उसने सिली को भी बोला था कि तुम्हें ये कैप्सूल्स खाने चाहिए, इससे काफी ठीक रहेगा तुम्हारा सिस्टम। तो कैप्सूल्स खाती थी सिली जॉली के कहने पे। जब डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी और शाजू जकारियस डेंटिस्ट के पास अंदर बैठा हुआ था, सिली को कैप्सूल खाना था। इसने कैप्सूल पहले ही रेडी करके रखा था, साइनाइड मिला। जॉली ने उसको कैप्सूल दिया, इसने खाया और ये वहां गिर जाती। इसमें ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें सिली की डेथ के बाद जॉली के मोबाइल फोन से शाजू जकारियस के मोबाइल फोन पे मैसेज जाता है कि सब हो गया, सब ठीक है, जिसका मतलब है कि शाजू जकारियस जानता था क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी डेथ्स हो गई थी। 2016 जनवरी को लास्ट डेथ होती है इस फैमिली और फैमिली के बाहर। 2002 में अन्नमा थॉमस, 2008 में टॉम थॉमस, 2011 में रॉय थॉमस, 2014 में पहले मंजाडेल मैथ्यूज, 2014 में ठीक 5-6 दिन के बाद एल्फाइन, छोटी सी 2 साल की बच्ची, और ठीक 2 साल के बाद 2016 में शाजू जकारियस की वाइफ। 14 साल में 6 डेथ्स होती चली गई, किसी को कभी पता ही नहीं चला। सारी डेथ्स में कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, और सारी की सारी बॉडीज दफना दी गई थी, क्योंकि इसने सो कॉल्ड ओरिजिनल विल बना लिया था प्रॉपर्टी का, जिसपे स्टैम्प थी, जिसमें सब कुछ था। जो चीज रोजो और रेंजी को पच नहीं रही थी। जाहिर सी बात है वो भी चाहेंगे कि प्रॉपर्टी में हिस्सा हो, लेकिन उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसलिए रोजो ने फाइनली डिसाइड किया ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम हिज वर्क इन द यूएस, ही केम बैक टू इंडिया। फिर वो एक्टिवली रोजो और रेंजी गवर्नमेंट ऑफिसेस जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, प्रॉपर्टी के बारे में पता करने लगे। तो इनको काफी ऑपोजिशन फेस करना पड़ा। बहुत सारे नेबर्स ऐसे थे जिनको लग रहा था कि जॉली के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं, जॉली को फंसाया जा रहा है, जॉली के साथ सिंपैथाइज करने के बजाय ये जॉली को परेशान कर रहे हैं। और बहुत सारे नेबर्स ऐसा कह रहे थे कि डेथ्स जैसे जैसे बढ़ती गई, जॉली तो बहुत अच्छा फील करती है, जॉली तो बहुत सही हो गई। इस बीच जॉली ने शाजू जकारियस से शादी भी कर ली।
और जो इन्वेस्टिगेशन रोजो रेंजी कर रहे थे प्रॉपर्टी के रिलेटेड, उसमें इन्होंने ये भी कोशिश की पता करने की, आगे पीछे नेबर्स से ये पता चला था कि तुम्हारे ब्रदर ने सुसाइड किया है, वो दारू पीता था, उसके ऊपर बहुत कर्जा था। तो ये चीज उनको समझ नहीं आ रही थी। उनका कहना ये था कि अगर उस पर कर्जा था, जो कर्जा उससे लोग लेना चाहते थे उनको तो हमारे पास आना चाहिए लेने के लिए, तो कोई तो अभी तक कर्जा लेने आया नहीं। तो उनको ये नहीं समझ आया कि सही में कर्जा था कि नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, उनको लगता था कि कुछ भी हो, उसके पास काम की प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, दारू वो पीता था, लेकिन उनको लगता नहीं था कि उनका भाई इतना कॉवर्ड है, इतना बुज़दिल है कि वो सुसाइड करे। तो उनको ये चीज समझ नहीं आ रही थी। रेंजी को पहले से ही डाउट था, उसको कुछ तो गड़बड़ लग रहा था इन डेथ्स में। सिर्फ अन्नम्मा और टॉम के डेथ के टाइम सबको लगा कि वो नेचुरल डेथ है। उसके बाद रॉय की डेथ के बाद कोई भी डेथ नेचुरल नहीं लग रही थी, चाहे वो रॉय की डेथ है, चाहे मंजाडिल की डेथ है, चाहे सिली की डेथ है, चाहे एल्फाइन की डेथ है। फिर से बताऊंगा, एल्फाइन 2 साल की बच्ची। तो रोजो रेंजी ने फैसला किया, उन्होंने पुलिस में जाके बात की, वो ऑटोप्सी रिपोर्ट देखना चाहते थे। बीइंग सिबलिंग्स उनको पूरा हक है देखने का, तो उनको ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाई गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उन्होंने देखा वहां सोडियम साइनाइड का जिक्र था कि इसने चिकपी करी, मतलब छोले की सब्जी खाई है, उसमें साइनाइड था। जब इन्होंने ये बात पहले जॉली से पूछी थी कि उसने खाया क्या था, जॉली ने इनको बोला था कि शाम को डिनर के लिए मैंने ऑमलेट बनाया था। रिपोर्ट बता रही है कि इसने छोले खाया, छोले में साइनाइड था, और जॉली ने कहा था कि ऑमलेट खाया। उनका जो शक था वो शक यकीन में बदलता जा रहा। तो अब ये चाहते थे किसी न किसी तरीके से पता करे कि सही में जॉली का इन मर्डर्स में हाथ है कि नहीं। इसमें इन्होंने एक और काम किया, दे वेंट टू NIT टू फाइंड आउट व्हाटएवर शी डज एज अ प्रोफेसर देयर। NIT की अथॉरिटीज ने कहा कि इस नाम की कोई भी लेडी हमारे यहाँ काम नहीं करती है, न पहले करती थी ना अभी कर रही है। NIT की कैंटीन में जरूर बैठा करती थी, और कई बार इसके साथ कैंटीन में एक और आदमी बैठता था, जो बाद में पता लगा था वो मैथ्यू होता था, जो इसको साइनाइड देता था। तो अब रोजो रेंजी के पास काफी सारे पॉइंट्स थे। प्रॉपर्टी का इनको सपोर्ट तो नहीं मिल रहा था, लेकिन इनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि ये कॉन्कॉक्टेड है, ये फोर्ज्ड है। नंबर 1, रॉय थॉमस ने सुसाइड नहीं किया, रॉय थॉमस को मारा गया, उसके खाने में साइनाइड था और खाया है छोले के साथ, लेकिन जॉली बोलती है कि उसने ऑमलेट खाया था। और तीसरा, NIT में जॉली जोसेफ नाम की कोई लेडी का कभी नाम था ही नहीं NIT के डेटा में। तो इनके पास काफी सारे पॉइंट्स हो गए थे। तो दे टुक इट टू अ डिफरेंट लेवल। दे मेट ऑल द सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और द लॉयर्स, सबसे मिलकर इन्होंने बताने की कोशिश की कि ये केस ऑफ नेचुरल डेथ्स ना देखा जाए, इन सारी डेथ्स को, ये सस्पिशियस मर्डर्स हैं, प्रॉपर मर्डर के पर्सपेक्टिव से इसको फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन वो कैसे होगा, क्योंकि बॉडीज तो सारी दफना दी जा चुकी हैं। तो ये बहुत सारा पेपर वर्क करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस लिखते हैं, एंड दे वांटेड द पुलिस डिपार्टमेंट टू एक्सह्यूम द बॉडीज। जो चाहते थे कि बॉडीज को खोद के निकाला जाए, जो एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, क्योंकि इसमें एक तो रिलीजियस इशू था, सारी सोसाइटी इनकी अगेंस्ट हो गई थी भाई बहन के कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर जॉली का काफी क्लाउड था पूरे सोसाइटी में, काफी लोग उसको मानते थे। कुछ लोग जरूर थे जिनको उसका तरीका समझ नहीं आता, लेकिन ज्यादातर लोग उसके सपोर्ट में रहते थे, काफी इंप्रेस रहते थे उससे। रोजो और रेंजी को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। सब लोग इनको कह रहे थे कि आप लोग बस प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हो और अपनी बेचारी भाभी को परेशान करना चाह रहे हो, आप लोग उसे टॉर्चर कर रहे हो, उसको हैरेस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे रेंजी टुक अ स्टैंड। रेंजी ने खुल के बोल दिया कि मुझे इन डेथ्स को एग्जामिन करना है, किसी भी हाल में करवाना है, मैं करके रहूंगी। आपको प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे घर का मामला है। तो उसने ऐसा सबको बोल दिया। अब जब इतना स्ट्रांगली बोला तो सब लोग को नहीं कुछ कर पाए, सब लोग चुप हो गए। इवेंचुअली फिर बॉडीज का एक्सह्यूमेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। 2002 से लेकर के 2014 तक मर्डर्स हुए हैं, और 2019 में आप बॉडीज को निकाल के देखना चाहते हैं कि उसमें साइनाइड की ट्रेसेस है या नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के लिए चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है ट्रेसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बॉडीज डीकम्पोज हो जाती हैं। इनके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के पास कि रॉय की ऑटोप्सी हो चुकी थी, तो ऑटोप्सी में तो साइनाइड आया हुआ था, तो इन्होंने रॉय की बॉडी को सबसे पहले निकाला। अब हो क्या रहा था, पैरेलली ये सब चीजें जब चल रही हैं, ये अपने आप में हेडलाइन बनना शुरू हो गई थी, न्यूज में आ रहा था हर जगह बार बार। एक्सह्यूमेशन के प्रोसेस के साथ साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि भले ही इसने लोगों को शांत करा दिया था, लेकिन लोग शांत नहीं हो पा रहे थे, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। उसके कारण दोनों थे। एक कारण ये भी था कि काफी लोग जॉली के सपोर्टर थे, और दूसरा कारण ये भी था कि उन्हें लग रहा था कि ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बहुत गलत काम कर रहे हैं। इस बीच होता क्या है कि इसके 2 बेटे हैं जॉली के, तो उसमें से एक बेटा वहां पे काम कर रहा था शिमला में, रेमो अब जब न्यूज में ये सब देख रहा है तो काफी डिस्टर्ब था। वो ब्रेक लेकर के वापस आ जाता है केरल। 4 अक्टूबर की रात को इसने अपनी माँ को पकड़ा और माँ से सीधा इसने बात की। तो रेमो के मुताबिक इसने अपनी मॉम जॉली से बहुत देर तक रात को बात की थी। इनफैक्ट ही हैड वेरी टफ क्वेश्चंस टू आस्क हर। जॉली ने काफी मैनिपुलेट किया था अपने बेटे को, ये बोल के कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे इसके बारे में कोई
चीज पता नहीं है। ऐसे में काफी डिफिकल्ट हो गया था मैनिपुलेट करना फैक्ट्स को, क्योंकि मीडिया में सब कुछ हाईलाइट हो रहा था काफी। और सबसे बड़ी बात है, रेमो हैड ऑलरेडी स्पोकन टू रेंजी। रेंजी रेमो की बुआ है, तो रेंजी ने इसको ऑलरेडी बताई थी काफी सारी चीजें। अपने इमोशंस को अपने बच्चे के सामने कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जॉली के केस में ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जॉली जैसे कैरेक्टर पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अपने बेटे के सामने ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई एंड शी कन्फेस्ड टू ऑल हर क्राइम्स इन फ्रंट ऑफ हर सन। और रेमो के मुताबिक उसके बाद इसने अपनी माँ से बात नहीं की थी। उसके बाद इसने सीधा अपनी बुआ को फोन किया था, रेंजी को। रेमो ने रेंजी को ये कहा था कि इस औरत को समाज में खुला घूमने का कोई हक नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करवाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। रेंजी की टेंशन ये थी कि घर में शायद साइनाइड हो सकता है, तो दोनों बच्चों को कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, दोनों बेटों को ये ना कहीं मार दे। तो उसने रेंजी को भी मारने की कोशिश की थी 2 बार, लेकिन रेंजी जाहिर सी बात है यंग थी, स्मार्ट थी, और उसको डाउट तो था ही कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और जहां उसको खाने में कुछ भी हल्का सा फील होता था, वो जा करके उसने वॉमिट करना, बहुत सारा पानी पीना। तो 2 बार ऐसा हुआ था रेंजी के साथ, लेकिन दोनों बार रेंजी ने अपने आप को बचा लिया। तो रेंजी ने रेमो को बोला कि तुम जल्दी से अपने भाई को लेकर के उस घर से निकल जाओ, मेरे पास आ जाओ या कहीं भी जाओ, लेकिन उस घर में मत रहो। रेमो ने अपनी बुआ को कहा था, आप रात भर की टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। 5 अक्टूबर 2019 की अर्ली मॉर्निंग पुलिस की पूरी टीम आई थी। इनफैक्ट इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन फाइनली अगर कोई काफी हद तक क्रैक कर पाया था, वो सिर्फ केजी साइमन थे। वो अब रिटायर हो चुके हैं। केजी साइमन ने कहा भी था कि जब पहले डेथ्स हो रही थी उस टाइम पुलिस ने कभी सीरियसली इन्वेस्टिगेट नहीं किया। रॉय थॉमस के टाइम जब ऑटोप्सी रिपोर्ट में साइनाइड देखा भी, तब वहीं से पुलिस टाइट हो जाती, तो शायद फिर आगे की डेथ्स नहीं होती। शायद हम 2 साल की छोटी बच्ची को नहीं खोते, चाहे वो मंजाडिल मैथ्यू थे, वो भी 67 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई थी, चाहे सिली थी, शाजू की वाइफ थी। खैर वैसा नहीं हुआ। 5 अक्टूबर 2019 की अर्ली मॉर्निंग पुलिस की पूरी टीम आई थी और जॉली को उस दिन अरेस्ट करके लेके चले गए थे। जॉली जोसेफ के अलावा उसका बॉयफ्रेंड एमएस मैथ्यू के साथ राजू, जिसने साइनाइड दिया था, एमएस मैथ्यू, ये 3 अरेस्ट हुए थे। आज की डेट में केस चल रहा है। और ज्यादा खौफनाक बात और ज्यादा डराने वाली बात ये कि कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इसको घर अपना चाहिए था, इसको पूरे घर पे अपना कंट्रोल चाहिए था, इसको पूरी प्रॉपर्टी पे अपना कंट्रोल चाहिए था। वो तो किसी न किसी तरीके से इसने करने की पूरी कोशिश की, फैमिली मेंबर्स को मार के। और एक्सटेंडेड फैमिली में थे, चाहे मंजाडिल मैथ्यू थे, चाहे शाजू की वाइफ थी, शाजू की बेटी थी। लेकिन क्या इसने उतने मर्डर्स किए? अरेस्ट होने के इमीडिएटली बाद लोगों में बात फैल गई थी साइनाइड सीरियल किलिंग्स के बारे में। इसके बाद काफी सारी और कंप्लेंट्स आई थी अलग अलग जगह से, मर्डर्स की, डेथ्स की। कहीं पे डेथ हुई थी, कहीं पे डेथ होते होते बच गई थी। 5 या 7 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे रिपोर्ट हुआ था ऐसे मिस्टीरियस डेथ्स के बारे में। उन डेथ्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में बताऊंगा। और जो कंप्लेंट्स इसमें आई थी, और जो डेथ्स इसमें हुई थी, या और जो लोग थे जो मरते मरते बचे थे, जैसे रेंजी बच गई थी, उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे, इस तरीके की क्रिमिनल मेंटालिटी वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनके 2 चेहरे होते हैं, जो समाज में बहुत हंसते खेलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उठते बैठते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक डार्क साइड होता है, कहीं ना कहीं डार्क पास्ट होता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो कर रहे होते हैं, जो गिने चुने 1-2 लोगों को पता होता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। जैसे यहाँ पे रेंजी और रोजो जो फैमिली मेंबर्स थे, उनको काफी ऑपोजिशन झेलना पड़ा था, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, नेबरहुड से, रिलेटिव से, हर तरफ से उनको ऑपोजिशन झेलना पड़ा था। जब जॉली के अगेंस्ट उन्होंने केस किया था और वो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहते, सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वही दोनों दुश्मन है पूरी फैमिली के। लेकिन रेंजी स्ट्रांग थी, रोजो स्ट्रांग था, एंड दे हैड अ वेरी डायनामिक पुलिस ऑफिसर विद देम कॉल्ड केजी साइमन। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रेंजी के नेफ्यू, मतलब जॉली के अपने बेटे ने प्ले किया। इनफैक्ट जब ये जेल में थी जॉली, रेंजी इससे जरूर एक बार मिलने गई थी, पूछना चाहती थी उससे कि तुमने आखिर ये सब किया तो क्यों किया, और कर लिया तो तुम्हें क्या मिला ये सब करके। जॉली के पास कुछ कहने को था नहीं। जॉली ने सिर्फ एक ही बात कही थी, मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, मैंने क्या किया, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर समझ आया कि मेरे अंदर बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मेरी बड़ी क्रिमिनल मेंटालिटी है। किसी भी चीज का सोल्यूशन पॉजिटिव तरीके से ढूंढने की हिम्मत नहीं है मेरे में। प्रॉब्लम हुई, कोई सामने ऑब्स्टिकल है तो उसको हटाने का मुझे एक ही तरीका समझ आता था कि मैं इसको मार दूं, और वही सब मैंने किया। और उसके बाद रेंजी के पास पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। आज की डेट में जॉली के दोनों बच्चे, 2 बेटे हैं, वो दोनों के दोनों रेंजी के साथ रहते हैं। अब उनकी माँ जॉली नहीं है, पापा तो उनके रॉय थॉमस तो रहे ही नहीं, वो जॉली को अपनी माँ नहीं मानते, वो रेंजी अपनी बुआ को ही अपनी माँ मानते हैं। वो अपनी बुआ के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं कोलंबो में, और रोजो यूएस में रहता है। फाइनली अगर पूरा क्रक्स देखते हैं स्टोरी का, पूरा क्रक्स समझने की कोशिश करते हैं जॉली जोसेफ का, इसलिए वो ये सब कर रही थी, उसको क्या मिला ये सब करके। इसके पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है पुलिस को। थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिली थी इसके भाइयों ने बताया था। इतना ही पता चल पाया था, जो मैंने पहले भी कहा था, कि बचपन में बहुत लाड प्यार में पली थी, पढ़ाई में अच्छी थी। पता नहीं कॉम्प्लेक्स क्यों था इसके अंदर कि इसको शादी किसी ऐसे घर में करनी है जिसका सोशल स्टेटस इनके स्टेटस से बड़ा हो। हालांकि ठीक है, इनके घर में एजुकेशन का माहौल नहीं था,
लेकिन पैसे वाले लोग थे। तो इसके फादर शायद कार्डमम या सिनेमन की फार्मिंग करते थे, वेल्दी बिजनेसमैन थे वो। बट देन शी वांटेड टू मैरी समवन हु हैड अ हायर सोशल स्टेटस देन दे हैव। एज पर हर फैमिली मेंबर्स शी वाज फाइन, शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। उसके पापा ने उसको भेज दिया था किसी और शहर में पढ़ने के लिए, लेकिन वहां उस शहर में जॉली के साथ क्या हुआ इसके बारे में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन समझ यही आता है कि पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही होगी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां पे झूठ बोलने की आदत, वहां धोखा देने की आदत, छोटी मोटी चोरियां करने की आदत। इसका मतलब ये है कि घर से इसको जितने पैसे मिल रहे थे शायद गुजारा नहीं हो रहा था। इसको ये दिखाना था कि ये बहुत अच्छे घर से आती है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तो इसने छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू की। अब जब आप गलत काम करते हो तो जाहिर सी बात है आप सच तो बोल नहीं सकते, आपको झूठ बोलने की आदत हो जाती है, आपको धोखा देने की आदत हो जाती है। तो ये सब इसकी हैबिट्स पड़ गई थी। जिस कॉलेज में ये गई थी उस कॉलेज से ये वापस आती है, लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी का, किसी और कॉलेज का फेक डॉक्यूमेंट ये बनाती है। वो फेक डॉक्यूमेंट इसने कैसे बनवाया था, किससे बनवाया था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये घर वापस आ जाती है। वंजार्डल मैथ्यू जो इसके रिलेटिव है, उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी में इसको रॉय थॉमस मिलता है। क्योंकि रॉय ने भी इसको पसंद किया तो इसको लगा इससे अच्छा पति, ऐसी फैमिली से अच्छी फैमिली मुझे नहीं मिल सकती, और ये उसी फैमिली में राज करना चाहती थी। लेकिन प्रॉब्लम यही था, ईमानदारी नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, मेहनत नहीं करना चाहती थी, बस बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। नंबर 1। नंबर 2, ईगो। हमारी जो ईगो, फॉल्स ईगो होती है कि हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम बहुत बड़ी चीज है। अंदर के ईगो को जस्टिफाई करने के लिए आप झूठ बोलने की आपको आदत पड़ जाती है। तो यही सब चीजें होती हैं जो आप एक नॉर्मल इंसान से कैसे धीरे धीरे करके क्रिमिनल और जॉली जोसेफ जैसे बहुत बड़े सीरियल किलर बन जाते हैं, ये पता भी नहीं चलता है। मुझे लगता है जॉली जोसेफ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। शायद वो भी नहीं समझ पाती होगी उसने ऐसा क्यों किया। ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जो सामने कुछ है, पीछे कुछ है। पीछे उनका जो डार्क साइड है वो समझना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है, समझ नहीं आता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए हमको समझने की, क्योंकि होता क्या है कि वो मटेरियलिस्टिक ग्रीड पाने के लिए छोटी मोटी चीजें वो इंसान कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब ये ग्रीड जो है बढ़ जाता है, जब ये क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद लोग मर्डर्स करते हैं, किडनैपिंग्स करते हैं, एक्सटॉर्शन, रैंसम, ये सब चीजों में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरीके से हम एक अलार्म रेज कर सके, ताकि आगे होने वाली कोई भी अनहोनी को हम रोकने की कोशिश कर सके। बाकी मैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि इसमें और कितने लोग हैं फैमिली से बाहर, जो भी 6-7 लोग हैं, जिनमें बच्चियां भी हैं। ये भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब पुलिस ने इससे पूछा था कि सब तो ठीक है, तुम्हें 2 साल की बच्ची को मार के क्या मिला, जिसपे इसका बड़ा सिंपल सा जवाब था कि लड़कियां बहुत लाइबिलिटी होती हैं, मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी आगे की कहानी जरूर बताऊंगा। आपको जो भी इस कहानी के बारे में और कुछ पता हो, कोई ऐसी चीजें जो मैंने मिस की हो, कुछ भी ऐसी चीजें जो आप शेयर करना चाहते हो, वो प्लीज शेयर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।